चार्ट बनाना था। कुछ बच्चों का पेपर था तो उनका मैसेज आया था कि वो होमवर्क नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ कल दोबारा से कि वो होमवर्क कंप्लीट करके आना। क्या था होमवर्क पता है? यस मैम। क्या था बेटा होमवर्क? मैम की 5 इंग्लिश में चूज किया गया उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो लिख के आना है, राइट? तो कुछ बच्चों का पेपर था तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कर पाएंगे। बिग मेक सेंस। मैं आपको आज का टाइम फिर से दे रही हूँ, ठीक है? वो करके आना। ओके, चलो सबको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। यो मैम। चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा जो दैट वुड बी, हम समझेंगे लोकेशन ऑफ द लंग्स। लंग्स कहाँ पर लोकेटेड है इसको थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, छोटू सा पार्ट है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है वैसे आपने केमिस्ट्री में सुना ही होगा, हम एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे बायो के परस्पेक्टिव से। एंड लास्ट इज इंस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे और अगर टाइम बचा तो विल गो विद द एक्सपिरेशन ऑल्सो, ठीक है? तो हमारी ये 3 टारगेट्स आज के रहेंगे। क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है बेटा। तो बेसिक्स तो हम कर चुके थे, स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है एक बार इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम पाइप्स की बात कर रहे थे ना कि लंग्स जो होता है, लंग्स के अंदर हमें ये पाइप्स दिखाई देती है, राइट? करेक्ट। यो मैम। तो उन पाइप्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि सबसे पहले होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जाके ओपन होती है, बाइफरकेट हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। और सारी पाइप्स में बाइफरकेट, बहुत सारी पाइप्स में टूट जाती है, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जन्म देती है किसको? टर्शरी ब्रोंकाई। और हम देखते हैं कि किसका डायमीटर ज्यादा होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई का या टर्शरी का? प्राइमरी ब्रोंकाई। हाँ बेटा, टर्शरी का कम होगा, ठीक है? नीचे जाते जाते डायमीटर कम होता जाता है। अब ब्रोंकाई वर्ड डिलीट कर देंगे, ठीक है? अब हम नया वर्ड लाएंगे, दिस इज नोन एज ब्रोंकियोल। ओके, ये और ज्यादा पतले डायमीटर की होती है, ठीक है? सो अब इसको कहते हैं, अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो मैं वर्ड क्या लूंगी, इनिशियल लूंगी या टर्मिनल? इनिशियल ना, तो मैं कहूंगी इसे इनिशियल ब्रोंकियोल। क्या कहूंगी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अदरवाइज हमें कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियल, इनिशियल ब्रोंकियल जाके लास्ट वाली ब्रोंकियल में जाएगी, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियल। यस मैम। अब इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं समथिंग विच इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जहां पर बेसिकली गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहली जो ब्रोंकियल आएगी दैट वुड बी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। कुछ नहीं है, पाइप्स के नाम है, ठीक है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। उसके बाद आएगी हमारी एल्वियोलर डक्ट। लास्ट में हमारे पास छोटे छोटा चैम्बर आ जाएगा विच इज नोन एज एल्विलाई। ओके जी। मैम। इसी को अगर मैं यहाँ बना लूं तो मैं साथ साथ में बना सकती हूँ इसको। देखो, ट्रैकिया हो गया, ये ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोल में, ठीक है? दिस इज माय प्राइमरी ब्रोंकियोल, आप देख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे टूटता चला जाएगा, मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ इसको, ठीक है? मैं यहाँ बना देती हूँ तो यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। छोटे डायमीटर का दिस वुड बी सेकेंडरी ब्रोंकियो। सेकेंडरी ब्रोंकियो को आपको छोटू सा और पतला कर दो, है ना? मतलब कोलैप्स नहीं होने चाहिए लेकिन पतला कर दो, कोलैप्स नहीं करना हमने, राइट? हैंडमेड डायग्राम है तो इतना एक्यूरेसी से नहीं बनेगा, पर आई थिंक आपको समझ आ गया कि हो क्या है। उसके बाद आएगा इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल बहुत ही पतले होते हैं, तो आपको अलग कलर से बना के दिखा रही हूँ। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल आपको देख के पता चल रहा है और पतला स्ट्रक्चर हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल। देन यू हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को यहाँ से बनाते हैं, पहले रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ये रहा। फिर उसके बाद आपके पास आता है एल्वुलर डक्ट, तो यहाँ बनाते हैं, ये एल्वुलर डक्ट है अलग से, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी एल्वुलाई, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, राइट? तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो आप बता सकते हो ना कि बाहर से जब अंदर एयर आई तो किस तरीके के पाइप के नेटवर्क से गुजरेगी? अब हमारी जो पाइप्स है, अगर हम स्ट्रॉ से जैसे पीते हैं किसी चीज को, ऐसे करते हैं तो पाइप ऐसे जो स्ट्रॉ होती है सब कोलैप्स नहीं कर जाती, चिपक जाती है? यस मैम। कभी आप लोगों ने देखा हो, आपके साथ हुआ हो ये कभी? जैसे कोका कोला पी रहे हो, जो सस्ती वाली पाइप्स होती है प्लास्टिक की, तो हम उससे ऐसे पीते हैं तो वैसे कोलैप्स हो जाती है ना? तो अगर जब सांस लेते हैं, जैसे सांस भरी या सांस छोड़ी, तो ऐसे तो ये पाइप भी कोलैप्स हो जाती। तो ये कोलैप्स ना हो इसलिए इसके आसपास रिंग लगे होते हैं, ठीक है? तो इसके आसपास छोटे छोटे रिंग्स लगे होते हैं। इन रिंग्स का नाम क्या होता है? दीज रिंग्स आर नोन एज
काटी। काटी। सो इन रिंग्स को हम बुलाते हैं, ये स्पॉन्जी स्पॉन्जी से रिंग्स होते हैं, दीज रिंग्स आर नोन एज कार्टिलेजिनस रिंग्स। यस मैम। कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बने हैं इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस होती है ना, उनकी हड्डी थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसी तरीके से ये रिंग भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो तुम हाथ लगाओ तो देखो थोड़ा थोड़ा तो मूवेबल है ना, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये सारे रिंग्स यहाँ लगे हैं, इसलिए देखो ये प्लेन सरफेस नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा अगर तुम लगाओ, है ना। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है। एक क्वेश्चन आता है ये कौन से कार्टिलेज से बने हैं, तो देखो टिश्यू वाला पार्ट तो अब डिलीट हो गया नीट से, राइट। लेकिन जहां जहां उसका जिक्र होगा हम जरूर मेंशन करेंगे कि एक स्पेशल कार्टिलेज होता है जिसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये क्वेश्चन बनता है कौन से कार्टिलेज से रिंग बने हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, राइट। यो मैम। राइट, तो रेस्पिरेशन का ये पाथवे था, पाथवे सबने लिख लिया। यस मैम। ये रिंग लिखा हाइलिन कार्टिलेज का, नो मैम। लिखो लिखो। हम अभी कल वाला ही रिवाइज कराया है ये। नहीं बेटा ये नया पढ़ा है, रिंग कहाँ बताया था मैंने। मैम हार्टलेन कार्टिलेज एक बार एक्सप्लेन करना। कार्टिलेज ना बहुत तरीके के होते हैं, तो जब हम लोग फ्रॉक का पार्ट करेंगे ना तो वहां पे थोड़ा सा टिश्यू का पार्ट आएगा। अब तो नीट से हट गया है तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन कार्टिलेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे बोन्स ले लो, लॉन्ग बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है, अलग अलग टाइप की बोन्स होती है। उसी तरीके से ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, यहाँ पर है मेरे, यहाँ पर है कार्टिलेज, वैसे मेरे ट्रैकिया के आसपास भी कार्टिलेज लगा है। जो स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज ये है उसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये हाइलिन कार्टिलेज वो पूछ लेते हैं कि कौन सा कार्टिलेज यहाँ लगा है, ठीक है। यस मैम। ऑल राइट, चलो अगर हाइलिन कार्टिलेज समझना है वापस आएंगे इस पे, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे समझते हैं। तो पहले बताओ ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया सबको। यो मैम। ये देखो, इसने क्या किया, यहाँ लास्ट में एल्विला है, तो एल्विला चारों तरफ है, ऐसा नहीं नीचे है, ये चारों तरफ एल्विला है, एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक। तो अगर मैं खोल लूं लंग्स, क्या मुझे दिखाई देगी? नो मैम। भाई ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है जी। तो ये देखो लास्ट वाली में इसने लिखी है ना ब्रोंकियोल, तो ये बताना चाहता है यहाँ पे ब्रोंकियोल है और स्टार्टिंग में ब्रोंकस है। तो याद रखना जो छोटे वाला वर्ड है ना ब्रोंकी ब्रोंकस, वो स्टार्टिंग में है, नीचे जाके ब्रोंकियोल्स लंबे वाला वर्ड आता है। क्लियर? यो मैम। अब हम समझते हैं कि ये लंग्स जो है वो कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम किसी को इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोकेशन की बात करें, है ना, तो आप मेरे को बताओ वेंट्रल व्यू, और अगर ये मैं फेस बना देती हूँ, ये हमारी बच्ची, ठीक है। बच्चा बनाना पड़ेगा मुझे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, इसके हाथों को कुछ हो गया है, पतला पतला सा बच्चा ही, ठीक है। तो अगर इसका फेस इस तरफ है, सामने की तरफ है, तो व्हाट व्यू इज दिस? इज इट अ वेंट्रल साइड बॉडी ऑफ अ डोर्सल साइड ऑफ अ बॉडी? वेंट्रल। वेंट्रल। तो दिस इज अ वेंट्रल साइड ऑफ अ बॉडी। अगर इसी का मैं बैक व्यू बना दूं, तो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा हमें। यस मैम। मैम। तो ये इसका बैक साइड हो गया, ठीक है। दिस व्यू इज नोन एज डोर्सल। डॉर्सल। इतना हमको पता है कि बैक साइड इज अ डॉर्सल। तो वेंट्रल साइड पे अगर मैं बात कर लूं, तो अगर हम लोग अपनी चेस्ट को ही ऐसे हाथ लगाए तो बिल्कुल सेंटर में हड्डी फील होती है, बिल्कुल सेंटर में प्लेन सी यो बोन, मैम। तो बिटवीन द ब्रेस्ट प्लेन सी बोन फील होती है ना, यो मैम। दैट बोन इज नोन एज, बोल बोल सही बोल रही है, स्टर्नम। स्टर्नम, दैट इज अ स्टर्नम, ठीक है। तो सेंटर में कौन सी बोन है? स्टर्नम। ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, अगर मैं बिल्कुल ही लोकेशन एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो मैं कहूंगी कि सेंटर में है जो बोन कवर कर रही है, दैट इज सेंटर बोल लूं या वेंट्रल बोल लूं, दैट वुड बी स्टर्नम। सॉरी, साथ साथ लिखना है इसे, ठीक है। अब स्टर्नम से बहुत सारी हड्डियां निकलती हैं, 12 पेयर्स निकलते हैं किसके? ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ से निकलेंगे रिब्स। अब रिब्स क्या है? कोने की तरफ है, तो मैं कहती हूँ ना ये अगर बॉडी का सेंटर है तो कोने वाले रीजन को क्या बुलाते हैं? पेरिफेरल।
राइट, पेरिफेरल या पेराइटल, है ना, पेरिफेरल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पेरिफेरी से कहाँ से क्या कवर है, पेरिफेरी में है आपके पास रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। तो लंग्स क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं ना, तो वेंट्रल साइड से स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेरिफेरी से उसको लंग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बैक साइड चली जाऊं इधर, तो बैक साइड पे हमें कौन सी वाली हड्डियां पड़ी हुई मिलेगी, वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम, राइट। जो रिब्स है वो पीछे भी तो आ ही रहे हैं ना, नो डाउट, दैट इज करेक्ट, पीछे रिब्स आ रहे हैं, राइट। सारे रिब्स कनेक्ट नहीं होते, बहुत से रिब्स कनेक्ट होते हैं। कौन, कितने पेयर ऑफ रिब्स कनेक्ट होते हैं पीछे से, 10 श्योर, यस मैम। पक्का, 9 होते हैं। अबे यार इतने में कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, हैं। चलो कोई ना, दोबारा पूछूंगी, इधर आते हैं। तो सेंटर से हमें स्टर्नम कवर कर रही है, पेरिफेरी से साइड से जो कवर कर रहा है दैट इज द रिब्स, एंड बैक साइड से कौन कवर कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, यो और इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, यो मैम। यो मैम। इसको थोरैसिक वर्टिब्रा ही बुलाएंगे हम, ठीक है। और अगर मैं नीचे से बात करूं तो नीचे से कौन कवर कर रहा है, तो नीचे से कौन कवर कर रहा होता है, एक डायफ्राम। डायफ्राम होता है क्या, जो मतलब कि इज इट अ बोन, अ मसल और व्हाट, मसल होते हैं। डायफ्राम, ठीक है। GM इसका साइलेंट होता है, तो इट इज अ डायफ्राम। तो अगर मैं बोलूं द लोअर साइड, साइड से कवर कर रहा है डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है जी। साइलेंट होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो दिस इज अ लोकेशन, तो इस पूरे चीज को, इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज थोरैसिक कैविटी, क्या बुलाएंगे, थोरैसिक कैविटी। क्लियर है सबको, यो मैम। यो मैम। एक ही आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं, इसी के अंदर हमारे लंग्स पड़े होते हैं, ठीक है। आगे से स्टर्नम, साइड से हमारी जो पेरिफेरी है वहां पे सारी रिब्स, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और नीचे से डायफ्राम, जो इसे कवर करके रखता है लंग्स को, क्योंकि लंग्स बहुत स्पेशल है, अगर ये कोलैप्स हुई उसी टाइम डेथ हो जाएगी, तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होके ये थोरैसिक कैविटी में होता है, और थोरैसिक कैविटी चारों तरीके से ऐसे बनी होती है। क्लियर, यो चलो लिखा, लिख लिख लिख, कोई बात नहीं। थम्स अप कर दो किसने लिख लिया, ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये थी हमारी लोकेशन। अब हम दोबारा से आते हैं हमारे जो ये छोटे छोटे से छल्ले थे इनके ऊपर, ये यहाँ पे सही से दे नहीं रखे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग को हम समझने की अब कोशिश करते हैं, अब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब मैं कहती हूँ कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, कौन से कार्टिलेज से बनी है वो, हाइड्रालाइन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कार्टिलेज, व्हाइट कलर से नहीं लिखना है, व्हाइट दिखता नहीं है फिर, कौन सा कलर ले, पर्पल। पिंक। पर्पल, पर्पल दिखेगा नहीं यार, सही से पिंक ले लेते हैं। पिंक। तो हम लिखते हैं रिंग्स ऑफ हाइलिन, कैसे होते हैं इसके रिंग, इसके रिंग्स होते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं, अब इसको समझने की बात है कि इनकम्प्लीट क्यों है। एक रिंग को मैं कंप्लीट कब बोलूंगी, जब वो ऐसे बनेगा ना, दिस इज अ कंप्लीट रिंग, है ना। यस मैम। लेकिन इनके इनकम्प्लीट होते हैं, पूरा नहीं मिलते, ये बस इतने ही रह जाते हैं, जैसे घोड़े की नाल देखी है, कुछ वैसे से है, दिस इज अ इनकम्प्लीट काइंड ऑफ। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट क्यों है, तो हम याद करेंगे कि जब हमने पैसेज करा था तब हमने क्या सीखा था, हम साइड से बनाते थे कि दिस इज अ ट्रैकिया, है ना। सो दिस इज अ ट्रैकिया,
ट्रैकिया के पीछे कौन सी पाइप जा रही होती है? Esophagus. Esophagus. ईसोफेगस, बहुत पास होती है इसके, है ना? दिस इज एन ईसोफेगस। और उसके पीछे जाती है कौन? Vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम, जिसको यहाँ पे मेंशन करने की खास जरूरत नहीं थी पर लिख दिया मैंने, वर्टिब्रल कॉलम। देखो अब ईसोफेगस में क्या होगी, मूवमेंट होती है ऐसे ऐसे, हाथ दिख रहा है मेरा? यस मैम। तो जब खाना आता है ना तो उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे मूवमेंट जाती है। जैसे कभी कभी सॉस है, जब तुम सॉस निकालते हो तो उसका पैकेट ऐसे ऐसे करते हो ना नीचे नीचे, या टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को करते हो ना पीछे से आगे की तरफ मूव करवाते हो, यस प्रेशर मैम। देके। यस फिगर्स भी ऐसी चलती है, ऊपर से नीचे 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 ऐसे प्रेशर देती है, तभी खाना नीचे जाता है, ग्रेविटी पे थोड़ी जाता है। सोचो तुम खाना खा के लेट गई तो इसका क्या मतलब है, खाना ईसोफेगस में तैरता रहेगा? नहीं ना, खाना फिर No, भी ma'am. स्टमक की तरफ जाता है, क्योंकि ईसोफेगस उसको पुश करती है, राइट? तो अगर ईसोफेगस पुश कर रही है यानी मूवमेंट कॉज कर रही है। अब सोचो अगर ट्रैकिया पे रिंग होता पूरा ऐसे गोलू, तो वो इको जब भी ईसोफेगस पुश करती है अपने आप को इधर उधर, तो वो टकराती है ना इस रिंग से, यस मैम। है ना? तो अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और उससे बार बार टकरा रही है तो उसमें रप्चर हो सकता था ना, वो उसे हार्म हो सकता था। Yo-yo, ma'am. Right? तो हार्म ना हो इसीलिए नेचर ने जो ये रिंग होते हैं उसको हाफ बनाया है, यानी कि यहाँ पर ईसोफेगस है, उस साइड पे रिंग बनाया ही नहीं है, ठीक है? तो इसको अगर मैं बना दूं सर्कल में, तो दिस इज माय ट्रेकिया एंड दिस इज माय इसोफेगस, है ना? तो जो रिंग होता है वो कहां तक होता है अगर हम पूछे, तो रिंग वुड बी लाइक दिस, ऐसे। दिस इज द रिंग जो उसको कवर कर रहा है, ठीक है? यस मैम। जैसे मैं कहूंगी सी शेप्ड, किसका रिंग है? हाइलिन कार्टिलेज रिंग, ठीक है जी, क्लियर? यो मैम। Yo-yo, ma'am. तो ये लिख लो, क्योंकि ये हाफ है इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट भी कहते हैं, ठीक है? मैम फिर जो हमारी वर्टिब्रेट कॉलम पे जो रिंग्स बनी होती है वो भी हाफ ही होंगी? नहीं, वर्टिबल कॉलम पे तो कोई रिंग ही नहीं होता, वहां रिंग क्यों होगा? यस मैम। वहां कोई रिंग नहीं है, वर्टिबल कॉलम खुद छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, तो इन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। दिस इज वर्टिब्रा, जो तुम्हारी हड्डी है। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इनके बीच में आपको एक स्मूथ स्मूथ सी जगह चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं डिस्क। अभी सुना होगा आपने डिस्क, ये मैम। ये जॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई रिंग नहीं होती है, यो मैम। कहते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया वो, ये डिस्क खिसक जाती है। यस मैम। चलो डन। Yo-yo, ma'am. मैं दोबारा से इसी डायग्राम पे आ रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है कि ये रिंग्स जो होते हैं ये कहाँ तक होते हैं, ये जानने वाली पार्ट है, ठीक है? तो ये रिंग समझते हैं हम कहाँ तक होते हैं। तो ये डायग्राम सबने बना लिए? यस मैम। Yo-yo. मैं एडिटिंग करने वाली हूँ, ओके? सो मेक श्योर आप सभी ने बना लिया इसको। एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई को मैं नीचे लिखती हूँ तो कि इजी हो जाएगा हमें पूरा लेवल करना। तो इसको मैं सेट करूँ, ठीक है? 1 मिनट देना। यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल ब्रोंकी के बाद बताओ, इनिशियल ब्रोंकी के बाद टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट Duct. एल्वियोलर डक्ट, Alveoli. यस। अब क्वेश्चन आता है नीट में कि कहाँ तक रिंग बने हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वो वाला पार्ट जो सांस को अंदर लेगा और सांस को बाहर छोड़ेगा, लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। देखो ट्रैकिया से कभी भी, ट्रैकिया में जब हवा होती है तो कभी भी उस एयर से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाती और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में नहीं आती, ठीक है? तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता इसमें, ये सिर्फ एयर को पास करके लेके जाती है, ठीक है? तो वो कौन सी पाइप्स है जिसमें एयर सिर्फ ट्रेवल होती है पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है? दोज आर रिपीट करना है ना? वो कौन सी डक्ट है जिसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ वहां तक हवा जाती है? Alveolar duct.
तो जहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ हवा आने जाने का काम करती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो कौन कौन पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट का? ट्रैकिया, Bronchioles, प्राइमरी, tertiary bronchi, initial bronchioles, terminal bronchioles. यस। सो वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? दैट वुड बी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। सो दिस इज रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि चलो अच्छा ये ठीक है, हमने मान दिया यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट में बेसिकली वो वाला पार्ट है जहां पर क्या होती है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है जी, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब वो आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ वो रिंग कहाँ तक थे? तो वो रिंग कहाँ तक बनाते हैं हम? ट्रैकिया तक होते हैं, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकाई तक। तो जो हाफ रिंग्स होते हैं ना वो यहाँ तक होते हैं, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकाई से लेकर ट्रैकिया तक। ओके, हाइलिन इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट। क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है जी। यो मैम। ओके, डन मैम। अब देखो जहां पर एयर बस आ रही है जा रही है, तो जब से एयर अंदर आएगी तो अब बाहर ठंडा है। ठीक है, इस टाइम मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 degrees Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इतनी ठंडी ठंडी एयर मेरे अंदर जाएगी, मेरे बॉडी का टेम्परेचर भी तो गिरा देगी ना। यो मैम। Yeah, ma'am. तो मैं ये करूंगी, ये जो मेरी बॉडी है ना, इस एयर को खुद से थोड़ा थोड़ा गर्म कर देती है। तो जब भी एयर अंदर जाती है, पहले हमारे नोज में हेयर होते हैं, वो उस एयर को थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई करते हैं। ह्यूमिडिफाई करने का मतलब होता है उसमें थोड़ा मॉइस्चर डालते हैं, उसको थोड़ा गर्म करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उसको गर्म करेंगे, फिर धीरे 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 जब वो नीचे जाएगी वो थोड़ी और गर्म होती चली जाएगी। तो क्या होता है कि जब पास होती है एयर हमारी बॉडी के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी गर्म होती है। प्लस उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल लंग्स के अंदर तक चले गए तो बाहर तो निकल नहीं पाएंगे ना, वहां तो डेड एंड है, राइट? यस मैम। दैट मीन्स मुझे उसे रास्ते में रोकना है। तो मैं कैसा बनाऊं ये जो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, इसको प्लेन बनाऊं या फिर इसमें उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर बना दूं जो डस्ट पार्टिकल को रोक ले? Ma'am, उंगलियों जैसे हाँ, तो इसलिए जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वहां पे आपको किस तरीके के सेल मिलते हैं? आपको मिलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल से स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइडल, आपने वो सुना होगा सिलिएटेड यस मैम। एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल की मॉडिफिकेशन है, एपिथेलियल सेल्स ही है, लेकिन कैसे सेल्स होते हैं ये? क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, छोटे छोटे आइस क्यूब जैसे मान लो, और इसके ऊपर ऐसे सिलियाज बने हुए मिलेंगे, राइट? यस मैम। तो ये डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेंगे, उन्हें जाने नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसी की एक मॉडिफिकेशन होती है, इसी की एक मॉडिफिकेशन है, तो मैं एंड करके लिख रही हूँ कि आपको वो भी मिलेंगी, मिक्सचर मिलेगा इन दोनों का, सूडो स्ट्रेटिफाइड। देखने में स्ट्रेटिफाइड लगते हैं लेकिन होते नॉर्मल सेल्स है। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम तो फिर ये डस्ट पार्टिकल्स बाहर ही रह जाएंगे। क्या करेंगे ना ये कि डस्ट पार्टिकल, जैसे मान लो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल फंस गया है ना, तो वहां पे वो उसके आसपास थोड़ा म्यूकस सिक्रीट करेंगे। अब हम कहते हैं ना बलगम जम गई, जब बलगम से जम है तो उसको थूक देना चाहिए। तो क्या करेंगे कि तुम्हें खांसी जनरेट कराएंगे, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल अंदर जाएगा ना तुमको खांसी आएगी, कभी कभार बैठे बैठे खांसी आती है ना, यस और खांसी के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर बलगम जमे या खांसी आ रही हो तो उसको साफ कर लेना चाहिए, राइट? तो वो जब तुम थूकोगे उसके साथ डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। हाँ बेटा। मैम तो फिर छींक किस वजह से आती है मतलब? छींक इसीलिए आती है, आपका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि तुम कहीं खड़ी हो, वहां पे सडनली हवा चले और कोई डस्ट अंदर आ रही है या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल तुम्हारे नोज के अंदर आया है ना, तो वो तुमको छींक आती है, ताकि जो भी चीज अंदर आई है ना, जब तुम छींकोगी प्रेशर से एयर बाहर आएगी और उस प्रेशर के साथ चीजें बाहर चली जाएंगी, इसलिए ही छींक आती है। यस मैम। जैसे अगर तुम मान लो तुम्हें कभी बरांडा धोना है घर का, तो हम पाइप से पानी डालेंगे तो धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन पाइप के आगे से उंगली लगाओ, प्रेशर से पानी जाता है ना, तो जल्दी से सारी डस्ट पीछे जाती है। तो जब प्रेशर से हवा आएगी तो तुम्हारे अंदर से जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाएंगे, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यस मैम। यस मैम। डन?
यो मैम। तो रेस्पिरेटरी सरफेस में कौन सा होता है? अब रेस्पिरेटरी सरफेस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे जो आपको सेल्स मिलते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है जी। ये मैम। एक ही लेयर होती है इनकी और यहाँ से रेस्पिरेशन होगा। अब इसको हम करेंगे आगे जब हम गैसेस एक्सचेंज कराएंगे। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग। क्लियर सबको? यस मैम। इस पार्ट से इतने क्वेश्चन बनते थे जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है इससे। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि जो लंग्स है, अगर आपने कभी बायो में सुना हो तो ये पार्ट में लिखती हूँ कि अगर कभी तुमने बायो में ये वर्ड सुना होगा शायद, एक को कहते हैं हम विसरल और एक कहते हैं पेराइटल, है ना? बेटा माइक बंद कर ले। तो अगर आपने कभी सुना है विसरल या पेराइटल लेयर? यस मैम। विसरल का क्या मतलब होता है? मैम जो अंदर की लेयर होती है शायद। अ लेयर, यस वेरी गुड। किसने बोला ये? मैम तमन्ना। गुड। अ लेयर क्लोजेस्ट टू द ऑर्गन इज विसरल लेयर। देखो कोई भी ऑर्गन है ना वो हमेशा गीला गीला होगा। ड्राई में तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो हमेशा तुमको वो थोड़ा गीला गीला मिलेगा। तो तुम्हारे ऑर्गन के पास जो सबसे पास लेयर है ना उसको विसरल लेयर बोलते हैं, और जो लेयर उससे थोड़ा दूर है उसको पेराइटल लेयर बोलेंगे। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। तो ऑर्गन के बिल्कुल अंदर की तरफ विसरल लेयर है, पेराइटल लेयर होती है जो बाहर की तरफ हो गई, लेयर आउटसाइड। ठीक है, राइट। तो अब ये लंग्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो लंग्स होते हैं उसमें दो तरीके की लेयर होती है। सुना होगा आपने? नहीं? अबे तुमने पढ़ा नहीं है चैप्टर? मैम पढ़ा है। सुहा पढ़ा है? पढ़ा है। पढ़ा है, ओके ठीक है, मान जाती हूँ। ये लंग्स है आपके, ठीक है। कॉम्प्लिकेट में सीधी से बनाते हैं। तो अगर ये आपके लंग्स है तो आपकी लंग्स की जो लेयर्स होती है कैसी कैसी होती है? एक तो आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी, जिसको मैं क्या बुलाऊंगी? विसरल या पेराइटल? पेराइटल। पेराइटल लेयर, है ना? ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर होगी, तो मैंने बाहर वाली लेयर को मैं ऐसे रेड से बना देती हूँ मोटा मोटा। अब जो थोड़ी अंदर वाली लेयर होगी, ये देखो मैं 3D में दिखा रही हूँ, ऐसे दिखेगी नहीं, राइट? ये लेकिन होगी अंदर वाली लेयर। तो अगर मैं ऑर्गन को बाहर, जैसे मान लो हम किसी का डायसेक्शन कर रहे हैं, है ना, फ्रॉग का डायसेक्शन कर रहे हैं, तो जब हम लंग को देखेंगे हमें कौन सी लेयर दिखेगी? विसरल। जब तो लंग का उसका फ्रॉग का डायसेक्शन कर रही है, बाहर वाली लेयर दिख रही है ना, तो वो पेराइटल नहीं दिखेगी। लेकिन अगर मैं उसे काट दूं, काट के थोड़ा खोलूं और फिर अंदर से देखूं, कौन सी दिख रही होगी? विसरल, है ना? तो दो लेयर होती है, एक विसरल और पेराइटल लेयर, राइट? इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है। कौन सा लिक्विड होता है? दिस लिक्विड इन्होंने प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड ये खुद ही सिक्रीट करती है दोनों लेयर के सेल्स। ये करता क्या है, इन लेयर्स को ना आपस में काफी क्लोज रखता है, लेकिन इनमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होने देता। ठीक है, ये लेयर्स को कभी कोलैप्स नहीं होने देता, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट करके रखता है। क्यों? क्योंकि लंग्स ने खुलना है, बंद होना है, खुलना है, बंद होना है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के जाएंगी तो दिक्कत होगी, बहुत दूर हो जाएंगी तब भी दिक्कत है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बीच में आपको मिलेगा विसरल प्लूरल फ्लूइड और आसपास आपको दोनों लेयर मिलेगी, पेराइटल एंड विसरल। क्लियर? यो मैम। ओके, सो ये थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में था, और इतना ही था स्ट्रक्चर के बारे में, इससे ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर में आता नहीं है। ओके डन? यस मैम। बना लिया? बना लिया है तो अंगूठा लगाओ। चलो अब मेरे को बताओ, हवा में गैस मॉलिक्यूल्स है? यस मैम। जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है हवा में, ये गैस मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम फोकस किस पे करेंगे? ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन, कार्बन।
तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, हम कह सकते हैं छोटे छोटे। यस मैम। तो लेट्स से ये मीडियम है, ठीक है, आसपास एक दूसरे के घूम रहे हैं ये लोग, है ना। तो लेट्स से ये है मेरा ऑक्सीजन और ये है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जब ये आपस में इधर उधर घूम रहे हैं, क्या एक दूसरे से टकरा रहे होंगे? यो मैम। आपस में भी टकरा रहे होंगे, यो मैम। दीवारों से भी टकरा रहे होंगे, यो मैम। उनसे भी टकरा रहे हैं। यो तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दिस इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बनाया ना हमने, और को तो कुछ नहीं बनाया इस रूप में। यो मैम। तो दिस इज नथिंग बट, मैं कह सकती हूँ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर हर एक गैस दूसरी गैस मॉलिक्यूल से जब टकराती है, हर एक गैस मॉलिक्यूल का अपना एक फोर्स होता है। जब तुम किसी अपनी सहेली से टकराई, जैसे विशाल और प्रीति आपस में टकरा गई, ठीक है, तो तमन्ना और प्रीति जब आपस में टकराई, तो तमन्ना ने कुछ प्रेशर उस पर डाला होगा, प्रीति ने कुछ प्रेशर उस पर डाला होगा, ऐसा हुआ होगा। यो मैम। तुम पूरी क्लास में इतने सारे बच्चे हो, लेकिन जो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हो, हर किसी का अपना एक प्रेशर है। यो मैम। तो तमन्ना का अपना प्रेशर है, मुस्कान का अपना प्रेशर है टकराने का। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है जिससे वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराती है। इस प्रेशर को अपन क्या बुलाते हैं? दिस प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। So what do you mean by partial pressure? It is the pressure होना, मतलब exerted, ठीक है, pressure exerted by each gas मॉलिक्यूल in a, yes, each gas molecule in a mixture of gases, ठीक है। यो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ओ से, तो रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी स्मॉल ओ पी से, तो रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल ले लूं, अगर इस मिक्सचर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, छोटा पी ओ एन 2, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, और अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है तो मैं लिखूंगी PCO2। यस मैम। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन। तो पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं होता, मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस मॉलिक्यूल का क्या पार्शियल प्रेशर है उसको बोल देते हैं, ठीक है। जब मैं PO2 बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल नहीं लूंगी, अब मैं पूरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कोलैबोरेटरी ले रही हूँ, समझे? यो मैम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ DCO2, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है आपको? अब एक रूल है जो हमको समझना है कि कभी भी कोई गैस कहां से कहां मूव करेगी, तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये सबने लिखा? यस मैम। अंगूठा लगाओ। बोलो अर्चना। नो मैम, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, अब एक केस है कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम में दरवाजा बंद है। अभी सब देखना, सबको खुद ही सॉल्व करना है। तो ये रूम में दरवाजा बंद है, एक रूम में 100 इंडिविजुअल है और एक रूम में 10 इंडिविजुअल है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बायो में मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन ही मतलब होता है। जब हम बोलते हैं ना कोई कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो हम यही पूछते हैं कि HCl के कितने मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात क्लियर? तो प्रेशर कौन से रूम में ज्यादा होगा? मैम 100 इंडिविजुअल, वन वाले रूम में। हाँ, 1 वाले में। अब मान लो मैंने इसके बीच में डोर जो था वो क्लोज था, मैंने डोर ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देती हूँ मैंने क्या कर दिया, डोर ओपन। तो जब मैंने डोर को कर दिया ओपन, कंडीशन इज अब क्या कर दिया हमने, डोर इज ओपन। तो जब डोर ओपन है तो मुझे बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम रहेगी या कुछ देखने को मिलेगा? सेम होगी। सेम होगी, ओके। अगर मैं डोर ओपन कर दूंगी इतना धक्का मुक्की में, तो मुझे बताओ मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हायर रूम 1 से रूम 1 टू रूम 2 Moves from रूम 1 से रूम 2। हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करें, मूव फ्रॉम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सही है। यो मैम। और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर,
यस मैम। ये भी सही है ना? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? यस मैम। यो मैम। इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जो इनका प्रेशर है उसकी वजह से। आपस में जहाँ ज्यादा प्रेशर है वो मॉलिक्यूल चाहेंगे मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ प्रेशर भैया कम हो, राइट? तो ये नॉर्मल चीज है जो मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करते हुए दिखाते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स आप इमेजिन करोगे गैस के, ठीक है, तो दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स। तो मेरे को इतना पता चल गया गैस मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्लियर है ये बात हमें? यो यो मैम। मैम। बस हमें तीसरी बात समझनी है, उसके बाद हम ये जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है? यो मैम। पहले ये लिख लो, ये लिख लो। पिंक कलर दिख रहा है ना सबको? यो मैम। यो मैम। लिख लो लिख लो लिख लो। चलो चलो आगे। यो मैम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की बात करनी है तो मुझे एक और लॉ डालना है, ठीक है? तो एक और लॉ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सुना है किसी ने? यो मैम। क्या होता है? मैम वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ चलो, यहाँ पे वैसे कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी, पर हम हमेशा कंडीशन कांस्टेंट लेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मैम एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वॉल्यूम चेंज होगा जैसे प्रेशर भी चेंज Yes. होगा। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर। राइट? दैट मीन्स अगर मैं इसको फिर भी ब्रीफ कर लूं, इन केस किसी को डाउट है, देन मुझे एक चीज याद रहेगी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी किसी जगह की तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड अगर Yes, ma'am. वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक इंक्रीज Yes. होगा दूसरा डिक्रीज होगा। ये बात हमें क्लियर है? यो मैम। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाऊं और अब मैं मूवमेंट ऑफ गैसेस समझना चाहूं तो मैं इतना इतना कंक्लूड कर सकती हूँ कि ऑक्सीजन कहां से मूव करेगी। दैट ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, कह सकती हूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या गैस ऐसे मूव करेगी? यो मैम। है ना? यो मैम। और दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यस मैम। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यो मैम। ठीक है, चलो अब ऑक्सीजन, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, ताकि हम समझ पाए कि हमारी जो रेस्पिरेशन है वो होती कैसे है। ठीक है जी? यो मैम। ये लिख लो पर। चलो आइए फिर, तो मैम देखो, एक मिनट पीछे करना। सॉरी सॉरी, मैम। ठीक है, अब इधर आते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव क्या था? लोकेशन ऑफ द लंग्स। ये डन है? यो मैम। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर होता क्या? यस मैम। ठीक है, अब हम समझना चाहते हैं थोड़ा सा इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन हो जाएगा तो एक्सपिरेशन में ज्यादा समय लगेगा नहीं वैसे, तो अब इंस्पिरेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यो मैम। राइट? अगर तुम चाहते हो इंस्पिरेशन हो, मतलब एयर मूव करे अंदर की तरफ, ठीक है, तो तुम चाहते हो एयर मेरे लंग्स के अंदर आए, राइट?
तो अगर मैं चाहती हूँ एयर मेरे लंग्स के अंदर आए, तो तुम बताओ क्या अंदर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या बाहर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एयर का? बाहर। बाहर ज्यादा ठीक है, जो मैंने सीखा वो मैंने पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट से यही सीखा कि एयर वही मूव करेगी भाई जहां प्रेशर ज्यादा हो, वहां से कम प्रेशर की तरफ करेगी, राइट? अगर मैं चाहती हूँ मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर मैं चाहती हूँ मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो, तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। राइट। तो मतलब मैं चाहती हूँ मेरा लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाए। जब वो एक्सपेंड होगा तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। यो मैम। एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी। एटमॉस्फेयर से यो मैम। तो मैं सांस भरती हूँ तो हमारी चेस्ट साइज इंक्रीज होता दिखता है। यो मैम। तो अपने हाथ लो, चेस्ट पे ऐसे रखो, ठीक है? अब सांस भरो, इंक्रीज हुआ। यो मैम। ठीक है, क्यों इंक्रीज हुआ? जब आपने सांस अंदर खींची, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन। आपका चेस्ट साइज इंक्रीज होता है और हवा अंदर आती है। यही प्रोसेस हमें समझना है कि ये हुआ कैसे। ठीक है, समझ आया? क्या पढ़ना है? यो मैम। ठीक है, तो अब इसी बात को हम लिख लेते हैं। व्हाट इज इंस्पिरेशन, क्या तुम बता सकते हो मुझे? बोलो, बता सकते हो? एक्सप्लेन कर पाओगे क्या है इंस्पिरेशन? बोलो। मैम ऑक्सीजन का इनटेक करना। बेटे जब तूने सांस खींची, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आ गई कंप्लीटली। इंस्पिरेशन का सिंपली मीनिंग क्या था? एयर एयर को अंदर लेना। एयर को अंदर लेना, दैट इज इंस्पिरेशन। अब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, उसका कॉन्सेप्ट पार्शियल प्रेशर पे आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जब मैं गैसेस डिफ्यूजन पढ़ाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी में उस टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। तो अगर मेरी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करेगी, राइट? चलो छोड़ो, इंस्पिरेशन समझ में आया? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द लंग। ठीक है, तो गैस का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ समझाऊंगी। अभी मैं ये समझाती हूँ तो इंस्पायर करते कैसे हो, सांस कैसे अंदर लेते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें सांस अंदर लेनी है तो तुमको करना क्या पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू? वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम जिससे इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। यस, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity should increase। यो मैम। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो मैं कह दूंगी lungs should increase। यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो अगर इसको इंक्रीज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमको इसको इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजों को काम करना पड़ता है। तो इंस्पिरेशन में कौन से पार्ट हमारी बॉडी के पार्टिसिपेट करते हैं? दैट वुड बी इंस्पिरेशन। दो टाइप की होती है। ठीक है, अब ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो दो तरीके की इंस्पिरेशन है। जब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ इंस्पिरेशन के बारे में? नो मैम। लेकिन हम सांस ले रहे हैं ना। यस मैम। दिस इज नॉर्मल इंस्पिरेशन। जो जब तुम पढ़ रहे हो तब भी तो तुम सांस लेने के बारे में सोच नहीं रहे, पर सांस ले रहे हो ना। यो मैम। दैट इज नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बताऊंगी नॉर्मल इंस्पिरेशन, फिर उसके बाद हमारे पास होती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, पहले हम नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे फिर फोर्सफुली वाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ओके, यो मैम। ठीक है, चलो। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे कैसे आपकी बॉडी वर्क करती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होगा, आपको अपनी लंग की कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो दो चीजें वर्क करेंगी। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। तो जो दो चीजें वर्क करती है दैट इज एक्सटर्नल, साथ में लिखो इंटर कॉस्टल मसल, और दूसरा है हमारा डायफ्राम। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो वर्क करती है हमारे इन द केस ऑफ इंस्पिरेशन, नॉर्मल वाली। ओके जी, यो मैम। अब ये क्या चीज होती है इसको जान लेते हैं। वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है,
7 ट्रू रिब्स होती है जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होती है, ठीक है, और यो यो मैम, वर्टिकल कॉलम से भी यो यो अटैच। मैम, उसके बाद यो दो यो पेयर हमारे पास आते हैं 8th and 9th, 8th and 9th and 10th। फ्लोटिंग रिब्स। नहीं बेटा, वो फ्यूज होती है, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, पर false लास्ट ribs होती है, ठीक है। फॉल्स रिब्स होती है ये, और लास्ट वाली हमारी होती है फ्लोटिंग रिब्स, जो पीछे से आगे से बस फ्लोट कर रही होती है, राइट। तो वर्टिबल कॉलम से तो सारी रिब्स अटैच होती है, ठीक है, सिर्फ स्टर्नम से अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बेसिस पे इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम से सारी अटैच थी। अब हम बात करते हैं रिब्स के बारे में। तो अगर मैं रिब्स बनाऊं तो ये स्टर्नम है, सेंटर में थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ मैं इसे आपको समझाने के लिए। स्टर्नम है, ये रही रिब्स, ठीक है, ये मैंने एक रिब बनाई, ये मैंने दूसरी रिब बनाई। तो जब तुम रिब्स देखोगे, अगर तुम में से कोई नॉन वेजिटेरियन है क्या? यस मैम। बेटे जब कभी रिब्स का पीस भी खाया होगा तूने, तो देखा होगा हड्डियां होगी, उसके आसपास मसल लगी होगी। यस मैम। अगर नहीं कभी नोटिस किया तो अब नोटिस करना। तो यहाँ पर आपको मसल्स मिलती है, ठीक है, 2 रिब्स के बीच में मिल रही है। यस मैम। अरे सबको पूछ रही हो, वो बेचारी नॉन वेजिटेरियन तो वही जवाब देगी। दो के बीच में मिल रही है, तो दो के बीच में कंपटीशन भी होता था, तो हम वर्ड क्या बोलते थे? इंटर। इन मसल का नाम होता है कॉस्टल, इंटरकॉस्टल मसल। ये है इंटरकॉस्टल मसल। अब बात ये है कि अंदर वाली या बाहर वाली। तो बेटा अगर मैं डायसेक्शन कर रही हूँ और मैंने उसको खोला फ्रॉक को, तो मुझे रिब्स के बीच में जो मसल दिख रही है बाहर की तरफ, दैट वुड बी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसका मतलब है इसकी बैक साइड पे भी तो होगी ना, पीछे की तरफ। यो यो मैम। तो कायदे से तो बनता ही था कि मैं इसकी 2 पिक्चर बनाऊं। मैंने बनाया, इतना बड़ा दिया ना वाली साहब। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा कौन सा व्यू है, वेंट्रल या डॉर्सल? वेंट्रल। वैसे वेंट्रल। चलो वेंट्रल लेते हैं। वैसे सही वो कैप तो नहीं होगी, पर तुम्हारा काम बन जाएगा नीट में, तो चलो ठीक है। डॉर्सल बनाऊंगी तो मैं इसको थोड़ा इस तरह बनाऊंगी ना, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। यो यो मैम। मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। तो अगर मैं पीछे से देखूंगी तो जो मुझे जो मसल दिखाई देगी दैट वुड बी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। हाँ, तो इंटरकोस्टल मसल होती तो 2 रिब्स के बीच में ही है, एक एक्सटर्नल वाली है और एक इंटरनल वाली है। इतनी बात क्लियर? यो यो मैम। तो रेस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में किसका काम होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है, चलो। अब जो डायफ्राम होता है वो लंग्स के ऊपर बैठा होता है। यो मैम। कहाँ लंग्स के ऊपर बैठा होता है? लंग्स डायफ्राम के ऊपर बैठे होते हैं। किसी भी बात तक झूठी। ये देख बंदरिया, ये देख, ये लंग्स है, इसको कहते हैं लंग्स। किसके ऊपर बैठा है ये मस्त, जैसे चौकड़ी मारी है तो अभी अपने बेड पे या चेयर पे बैठे हो। ये जो नीचे वाली मसल्स है, दिस इज डायफ्राम ना। डायफ्राम वो पार्ट होता है जिसके ऊपर रेस्ट करता है हमारा लंग्स, राइट। सो इट इज अ मसल। अगर ये मसल का जो शेप है ये कॉन्ट्रैक्टेड है या रिलैक्स्ड है? नहीं बेटा, हम हमेशा समझते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको छोटा कर दो साइज में। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी दिखती है आपको, तो ये रिलैक्स फॉर्म है इसकी, ये रिलैक्स ही ऐसा रहता है। तो रिलैक्स फॉर्म इसकी कैसी है? इट इज अ डूम शेप। डूम शेप, कोई भी चीज जैसे ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन डूम बोल देते हैं। कभी गुरुद्वारे साहिब में ऊपर तुमने देखा होगा सी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, दैट इज अ डूम शेप। तो आपका डायफ्राम डूम शेप में होता है व्हेन इट इज इन अ रिलैक्स फॉर्म, ठीक है। मैम हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी डायफ्राम क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टेड नहीं हो जाता है? पहले तो डायफ्राम नहीं होता, डायफ्राम बोल। हाँ डायफ्राम। डायफ्राम, डाई डायफ्राम। फ्रम। डायफ्राम। हाँ, तो हाँ बेटा, तो अभी तो मैंने रिलैक्स ही बोला। मैं तो अभी समझा रही हूँ, मैंने रेजिस्ट्रेशन करवाई कब? सही बोल रहे, कॉन्सेप्ट सही है तेरा, अभी आएंगे हम उस पर, ठीक है। तो मेरा डायफ्राम जो है ये मेरा रिलैक्स्ड फॉर्म में, और कैसी शेप है इसकी? डूम।
ठीक है जी, देखो अब करा दें इंस्पिरेशन। यो मैम। इंस्पिरेशन करा दूंगी, उससे पहले भेजूंगी नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि अब मुझे करानी है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए क्या होगा, आपका आउटर में जो एयर का प्रेशर होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, ज्यादा। एयर इंक्रीज। प्रेशर बाहर की तरफ हाई होना चाहिए। ठीक है, अंदर की तरफ लो करना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अगर तुम चाहते हो अंदर की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज करनी है डिक्रीज, इंक्रीज। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर था जो इसमें इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल। ये ना साथ में ही होती है दो चीजें, तो इसको हम एक एक करके लिख रहे हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो लंग को कैसे राइज करती है, अब तुम अपने चेस्ट पे याद रखो और सांस लो। तो अगर आप नोटिस करोगे कि जो बाहर की तरफ को आई ना, ये इस तरीके से यो यो मैम। सांस लिए तो बाहर की तरफ आई, तो ये कौन सी साइड है आपकी, वेंट्रल। तो ये डॉर्सल। डॉर्सल। तो जब डॉर्सल। आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉन्स्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, लंग स्पेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लंग स्पेस इंक्रीज हो जाती है कौन सी डायरेक्शन में, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, यो यो। तो ये बाहर की तरफ ऐसे इंक्रीज कराती है दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे तुमने सांस ली तो आगे और पीछे की तरफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर आगे पीछे की तरफ तुम देखो ना, अगर तुम्हारे पास जैसे अगर ये पैकेट है, दिखाई देगा तो मुझे बताना, नहीं दिखेगा तो मैं हटा दूं। जैसे एक छोटा सा लिफाफा है, दिख रहा है, नो मैम। अब दिख रहा है, नो मैम। अब दिख रहा है। नो मैम। मुझे इसके अंदर की स्पेस इंक्लूड करनी है, इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मैं इसको दोनों डायरेक्शन से खींच दूं, खींच क्या, मुझे हाथ मारना पड़े, तो मैं ऐसे खींच दूं इसको, तो अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज होगी। यो यो मैम। ऊपर से मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, वैसे एक तो मैंने ऐसे खींचे वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, और अगर मैं इसको लंबा भी कर दूं तो भी इंक्रीज हो जाएगी। यो यो। तो मैं यहाँ से खींच दूंगी इसको, इसको स्पेस मिल गई लेफ्ट और राइट की तरफ, और एक नीचे और ऊपर की तरफ भी अगर मैं इसको खींच दूं तो इसको ज्यादा स्पेस मिल जाएगी ना। यो मैम। तुमने यहाँ क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने लंग्स को आगे और पीछे से खींच दिया। ठीक है, आगे पीछे इसको साइड कर लो ना, तुमने आगे पीछे से खींच दिया, अब मैं इसको ऊपर नीचे से भी खींच दूं। यो यो मैम। तो दूसरा हम क्या करते हैं कि जो आपका डायफ्राम होता है, पहले वो कौन सी शेप में था, डोर्सो वेंट्रल शेप। पहले वो कैसी शेप में होता था, डूम। यो स्क्रीन दिखाई, स्क्रीन शो, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ऐसा है, अब हो रही है, नो मैम। यो यो डूम शेप में था। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होके कैसा हो जाता है, ये हो जाता है भाई फ्लैट। फ्लैट। ठीक है, फ्लैट। तो ये डूम से क्या हो जाता है, फ्लैट। तो अगर ये फ्लैट हो गया तो तुम खुद सोचो, यहाँ देखना ध्यान से, देखना तो समझ आएगा कि अगर ये पहले ऐसा था और इसके ऊपर लंग्स पड़े थे तो वो इतना एरिया ले रहे थे, मैं लंग्स ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, इतना एरिया ले रहे थे। अब ये भाई साहब को क्या हुआ, ये फ्लैट हो गए, तो क्या लंग्स को ज्यादा एरिया मिला, यो यो मैम। बढ़ गया ना। जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या होता है, लंग्स का एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो लंग्स स्पेस इंक्रीज, यो यो कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है, ऊपर नीचे की तरफ इंक्रीज हो गया ना लंग्स लंबाई में। तो दिस इज कौन सी साइड होती है बॉडी की, एंटीरियर, जहां पर दैट इज एंटीरियर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है एनएस वाला, दैट इज पोस्टीरियर एक्सिस। थप्पड़ हालोगे मुझसे, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। बॉडी को डिवाइड किया जाता है और तुम मेरे से डिवाइड हो जाओगे एक दिन, पकड़ के मैंने डिवाइड कर देने सारे। अबे ओए, जहां मुंह होता है दैट इज एंटीरियर,
या टेल जाती है दैट इज पोस्टीरियर, जो फ्रंट साइड होती है दैट इज डॉर्सल, दैट इज वेंट्रल, और जो बैक साइड यो डॉर्सल, डॉर्सल और जो कॉर्नर्स होते हैं दैट इज पेरिफेरी। पेरिफेरी। जब डॉर्सल, तो जब आपने क्या किया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। हाँ कह सकती हूँ मैं, थोरेसिक कैविटी की इंक्रीज होगी। यो मैम। वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा, यो मैम। प्रेशर डिक्रीजेस, तो एटमॉस्फेयर में अब वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर, concentration to lower concentration. हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड एंटर द लंग। ठीक है, यो क्योंकि देखो ऑक्सीजन, अब मैं एटमॉस्फेयर से तो छेड़छाड़ कर नहीं सकती ना, मेरे आसपास जितनी ऑक्सीजन है उसका पार्शियल फ्रैक्शन तो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्स है। मैंने अपने अंदर प्रेशर की कमी कर ली, तो जब मैंने अपने अंदर प्रेशर की कमी कर ली तो ऑक्सीजन कहती है मैं अंदर जाऊंगी भाई, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, तो यह हायर पार्शियल प्रेशर वाली ऑक्सीजन मेरे अंदर आ जाती है, समझ आई? यो मैम। सो दिस इज हाउ द इंस्पिरेशन अकर, लिख लो। अब इसको हम एनसीईआरटी के डायग्राम से रिवाइज करेंगे। ओके, यो मैम। क्या होता है ना, ये वाला टॉपिक ऐसा है ना कि मेरे को लिख के कराना पड़ेगा, ज्यादा मैं प्री रिटन स्लाइड्स नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि सब लिखना पड़ता है तो टाइम लगता है इसमें, और 1 घंटे की क्लास होती है। पर वो ना, इंस्पिरेशन हो गया, कल विल डू एक्सपिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैम इसमें सिर्फ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वही कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब होती है ना इंस्पिरेशन। हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यो मैम। तभी स्पेस मिलेगा ना मैम लंग्स को, जब ये कॉन्ट्रैक्ट यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये लंग्स को बाहर की तरफ उठा देती है। बेटा इंट्रोडक्शन इसी का कराया था, हम लोग पैसेज कर रहे थे रेस्पिरेशन का ना स्टार्टिंग में। यो मैम। चलूं आगे, यो मैम। अब ये डायग्राम देख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली पिक्चर पेज नंबर कौन सी पे है? 271 71 खोला सबने? 271 2 भी आएगा मैम। 271 खोला सबने? यो देखो ये क्या दिखा रहे हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, ये देखो यहाँ दिखा रहे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है ना, ऊपर मत भेज देना उसको, नीचे की तरफ आ जाना। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बिकम फ्लैट, लिख दो वहां पे, फ्लैट हो गया। ठीक है, और रिब्स एंड स्टर्नम रेज हुए। रिब्स और स्टर्नम कब रेज होते हैं, जब कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये भी रेज हो गई। तो देखो ये दोनों, जब ये दो प्रोसेस हुए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एक्सट्रैक्ट हुई, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो रिजल्ट क्या मुझे मिला, रिब्स और स्टर्नम रेज हो गए बाहर की तरफ। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो बाहर से एयर कैसे आ जाएगी, अंदर। तो इस डायग्राम में आपको ना क्या देखना है, एरोज दिखनी है। देखो एरोज ऐसे दिखेंगे और एयर आती हुई अंदर दिखेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस डायग्राम में, साइड में लिख लो, लर्न एरोज। एरोज कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और आपने लेबल तो इसको कर ही लिया, ऐसे लेबल कर लो इसको, राइट। सो दिस इज एन इंस्पिरेशन, करेक्ट। तो ये आपको लेबल होने के लिए आ सकता है आराम से। आपको पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्पिरेशन है एक्सपिरेशन। तो समझ जाना, जब एयर अंदर आ रही है तो दैट इज इंस्पिरेशन, बाहर जा रही है तो एक्सपिरेशन, राइट। फिर पूछ सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम तभी इंस्पिरेशन हो रही है। यो मैम। यो देख लिया सबने? यो अब आपका होमवर्क का मैं एक बार पोल चला देती हूँ, एक बार पोल कर दो मुझे, उस हिसाब से मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन चल रहा है प्री बोर्ड्स, तो इसलिए मैं फोर्स नहीं कर